तो अब हमने बात करनी है अबाउट द क्लिनिकल यूजेस ऑफ एर्गट एल्कलाइड्स, ठीक है। अब हमने इनको क्लिनिकली किन किन कंडीशंस में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। माइग्रेन में हम एर्गट एल्कलाइड्स को यूज़ करते हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए, ऑब्स्ट्रैक्टिक ब्लीडिंग मतलब पोस्टपार्टम जो एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है उसको कंट्रोल करने के लिए, और हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एंड पार्किंसनिज्म को ट्रीट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एर्गट एल्कलाइड्स यूज़ करते हैं, ठीक है। अब माइग्रेन हमने ये तो पता चल गया इन चीज़ों में यूज़ करें, बट इनमें जैसे माइग्रेन हो रहा है तब कौन सा ड्रग देंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव जो ब्लीडिंग है तब कौन सा हमने एल्कलॉइड देना है, उसके बारे में बात करते हैं। अब माइग्रेन के लिए हमने क्या देना है, एर्गट अमाइन, ठीक है, अलॉन्ग विद कैफीन। एर्गट अमाइन अलॉन्ग विद कैफीन देते हैं एक्यूट अटैक्स ऑफ माइग्रेन, एक्यूट अटैक ऑफ माइग्रेन, और इसमें आपने एर्गोटामीन देनी है अलॉन्ग विद कैफीन, ठीक है, ये आपने देनी है इन कॉम्बिनेशन विद कैफीन दे दी। और अगर आप जो माइग्रेन है ना, इसकी जो प्रोफाइलैक्सिस है उसके लिए हम कौन से ड्रग देते हैं, प्रोफाइलैक्सिस के लिए फॉर द माइग्रेन हमने 3 ड्रग्स देने हैं, वो कौन कौन से हैं हमारे पास, जगह चलो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। एक है मेथिसजाइड, देन डायहाइड्रो एगोटामीन, एक मेथिसजाइड है, डायहाइड्रो एगोटामीन एंड एर्गोनोविन, ठीक है। एर्गोनोविन की हमने बात की थी ना, यूट्रस पे इसका एक्ट होता है, तो एर्गोनोविन, डायहाइड्रो जो है वो एगोटामीन एंड मिथाइल सर्जाइड, इन तीनों का हम यूज़ करते हैं फॉर द प्रोफाइलैक्सिस ऑफ माइग्रेन, ठीक हो गया। अब हमारे पास आ जाती है ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लीडिंग। अब जो है ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लीडिंग के लिए हम कौन सा मेन देंगे, क्योंकि यूट्रस में मेन इफेक्ट जो प्रोटोटाइप हमने बात की थी ना पीछे, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूट्रस पे जो मेन एक्ट करता है वो क्या होता है, एर्गोनोविन होता है प्रोटोटाइप, ठीक है। अब ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लीडिंग को अगर आपने रोकना है उसके लिए भी आप क्या यूज़ करोगे, एर्गोनोविन को यूज़ करते हो, ठीक है। एर्गोनोविन के साथ आप किसको यूज़ करोगे, एर्गोटामीन को भी यूज़ कर सकते हो आप, वहाँ पे एर्गोटामीन का भी जो है वो यूट्रस पे इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इनको हम यूज़ कर रहे होते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ पोस्टपार्टम ब्लीडिंग, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया जो पोस्टपार्टम ब्लीडिंग होती है उसको कम करने के लिए हम किसको यूज़ कर रहे होते हैं, ये हो गया आपके पास। अब जो है इसकी एक जो है वो इंडिकेशन या कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब इसकी कैसे हमने इसको यूज़ करना है, वो ये है कि बिफोर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा इसको यूज़ नहीं करना, नॉट टू बी यूज्ड बिफोर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा की जब डिलीवरी हो जाएगी, इसे आफ्टर बर्थ कहते हैं, उसके बाद आपने ये एर्गोनोविन और एर्गोटामीन देनी है कि आपके पास पोस्टपार्टम ब्लीडिंग को कम कर सको, ठीक हो गया। अब आपके पास आगे जाता है हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एंड पार्किंसनिज्म। इसमें जो 3 ड्रग्स हमने यूज़ करने हैं वो हैं ब्रोमोक्रिप्टीन, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो पिट्यूटरी और बेसल गैंग्लिया पे एक्ट करता है, डोपामिन के रिसेप्टर्स पे, और प्रोलैक्टिन के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। पर्गोलाइड एंड कैबरगोलिन, ठीक है। ब्रोमोक्रिप्टीन, पर्गोलाइड एंड कैबरगोलिन, इन्होंने क्या करना है, ट्रीट करना होता है हाइपर प्रोलैक्टिन ईमिया को। किस पे एक्ट कर रहे होते हैं, डोपामिन D2 के जो रिसेप्टर्स होते हैं पाइट्यूटरी में उस पर एक्ट करते हैं। अब हम अगर बताएं जो सिर्फ से अगर ब्रोमोक्रिप्टीन के बारे में सिर्फ अगर हम इंडिविजुअली बात करते हैं, तो ब्रोमोक्रिप्टीन जो होता है ना आपके पास, ये आपके पास जो पाइट्यूटरी जो ट्यूमर होता है ना, पाइट्यूटरी ट्यूमर, लेकिन कौन सा ट्यूमर, जो कि प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग सेल्स की वजह से ट्यूमर बना हुआ है। प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग सेल्स मतलब एक्सेसिव सिक्रीशन कर रहे हैं, वहाँ पे इनकी सेल्स की कुछ ज़्यादा एक मैस बन चुका है, ठीक है, उस मतलब ट्यूमर कहेंगे। जो प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग सेल्स का जो एक ट्यूमर बन गया उसको ट्रीट करने के लिए हम ब्रोमोक्रिप्टीन यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और ब्रोमोक्रिप्टीन को जब हम कैबरगोलिन के साथ मिल के जो है इन तीनों को जब मिलकर यूज़ करते हैं, हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया के लिए भी हम कर रहे होते हैं, एंड एक्रोमेगली को भी ट्रीट करते हैं इसे, ठीक है। ब्रोमोक्रिप्टीन और कैबरगोलिन को जब हम मिलके मतलब इन दोनों का क्या फंक्शन है, ये अलॉन्ग विद हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया एक्रोमेगैली को भी ट्रीट करेंगे, ये चीज़ होगी आपके पास। देन आपके पास आ जाता है कि इन ड्रग्स को हम पार्किंसनिज्म के लिए भी यूज़ करते हैं, फिर ठीक है, बट इनको प्रेफर नहीं किया जाता। पार्किंसनिज्म के लिए हमारे पास और भी ड्रग्स हैं वो हम यूज़ करते हैं, इनको वैसे पार्किंसनिज्म के लिए यूज़ कर सकते हैं बट करते नहीं हैं। ये बात होगी। माइग्रेन के लिए एर्गोटामीन है, कैफीन के साथ दे रहे हैं, 3 और ड्रग्स है, मिथाइल सर्जाइड, डायहाइड्रोएर्गोटामीन है, एर्गोनोविन था। ऑब्स्ट्रक्टिव ब्लीडिंग के लिए जो हमारे मेजर एक जो था वो हमने बात की थी वो एर्गोनोविन था, उसके साथ एर्गोटामीन भी दे रहे थे, और बिफोर द डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा हमने नहीं देना, ये याद रखना है। हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया और पार्किंसनिज्म के लिए हमारे ब्रोमोक्रिप्टीन थी, परगोलाइड थी, कैबरगोलिन थी,
हाइपरप्रोलैक्टिनीमिया को सिक्रीट जो है वो ट्रीट करते हैं कैसे, बाय एक्टिंग ऑन द D2 रिसेप्टर्स। देन अगर हम ब्रोमोक्रिप्टिन और कैबागोलिन के बारे में बात करें, सिर्फ अकेले अगर ब्रोमोक्रिप्टिन के बारे में बात करते हैं ना, तो यह पाइट्यूटरी सिक्रीटिंग जो प्रोलैक्टिन सिक्रीटिंग सेल का जो ट्यूमर होता है ना पाइट्यूटरी का, उसको ट्रीट करता है। अलॉन्ग विद कैबागोलिन इसको एक्रोमेगली के लिए भी यूज़ करते हैं, पार्किंसनिज्म के लिए भी इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं, बट प्रेफर नहीं करते कि हम इन ड्रग्स को जो है वो उसके लिए यूज़ करें। अब हमारे पास इनकी सिर्फ और सिर्फ रह जाती है टॉक्सिसिटी। ठीक है, टॉक्सिसिटी, क्लिनिकल यूजेस भी हो गए, अब टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी भी जाहिर है जहाँ पे इसके इफेक्ट्स शो करेगा उन्हीं चीज़ों पर जाके इसकी टॉक्सिसिटी भी, जैसे हमारे वेजल्स में जाके ठीक है कुछ वस्कुलर इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं इसकी वजह से, हार्मफुल, एक ही हो गया। सेकेंडली आपके पास GIT में कुछ इफेक्ट्स होंगे। थर्डली आपके पास यूट्राइन इफेक्ट्स होंगे इसके, एंड लास्टली इट हैज़ इफेक्ट्स ऑन द CNS। ठीक है, सबसे पहले हम लास्ट 3 इफेक्ट्स को पढ़ लेते हैं जो कि क्वाइट इजी हैं। CNS पे क्या इफेक्ट्स होते हैं इसके, हेल्यूसिनेशंस। CNS में हेल्यूसिनेशंस करवाती है आपके पास ये, ठीक है। और यूट्राइन इफेक्ट्स में आपके पास ज़्यादा एक्सेसिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है जिसकी वजह से अबॉर्शन या मिसकैरेज भी हो जाता है। GIT में क्या करवाएगी, नोजिया, वॉमिटिंग एंड डायरिया, ये चीज़ होगी आपके पास। और यूट्राइन इफेक्ट्स नहीं होता है कि आपके पास जो प्रेग्नेंट यूट्रस होता है ना, डैट बिकम मोर सेंसिटिव टू द एर्गेट एल्कलॉइड्स। ठीक है, यूट्रस जो है ना जो है वो मोर सेंसिटिव हो जाता है एर्गेट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ना एर्गेट एल्कलॉइड्स के लिए। ठीक हो गया। और इसके बाद हमारे पास इफेक्ट्स आ जाते हैं वास्कुलर। अब हम वास्कुलर इफेक्ट्स को थोड़े ज़्यादा हैं तो एंड पे पढ़ लेते हैं। वास्कुलर इफेक्ट्स, वास्कुलर इफेक्ट्स में कुछ इफेक्ट्स मैंने आपको पहले भी बताए थे कि क्या होते हैं। इस्कीमिया कोज करेगा ओवरडोजेज से, और गैंग्रीन कहाँ पे, लिम्स में, बावल में। एंड देन आपके पास इसकी जो इन दोनों को ट्रीट करने के लिए हम क्या दे सकते हैं, एंटीडोट क्या है हमारे पास, नाइट्रोप्रिसाइड। ठीक है, इस्कीमिया और गैंग्रीन के नाइट्रोप्रिसाइड होता है। अब एक और चीज़ है, ये आपके पास कनेक्टिव टिश्यू का हाइपरप्लेजिया भी करवा देता है। हाइपरप्लेजिया ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कौन कौन सा कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये चीज़ देखो, रीट्रो पेरिटोनियल, एक ये वाला हो गया रीट्रो प्लूरल, एंड लास्टली वी हैव सब एंडोकार्डियल। इन कनेक्टिव टिश्यू का इसने क्या करवा देना है, हाइपरप्लेजिया करवा देना है। भाई हाइपरप्लेजिया की वजह से होगा क्या, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। ठीक है, हार्ट के वैल्व्स में डिफेक्ट हो सकता है, या उसके कंडक्शन पाथवे में डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, हार्ट के जो है वो वेल्व में कंडक्शन पाथवे में भी इससे फंक्शनिंग हो सकती है, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। क्यों, क्योंकि आपका रीट्रोपेरिटोनियल, रीट्रोप्लूरल, सब एंडोकार्डियल आपके पास क्या हुआ है, हाइपरप्लेजिया ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू हो गया। अब ये हाइपरप्लेजिया लिखा हुआ है बुक पे कि मोस्ट प्रोबेबली क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ एगोनिस्ट एक्शन इनके हो रहे हैं ऑन सीरोटोनिन रिसेप्टर्स। सीरोटोनिन रिसेप्टर्स पे जो एगोनिस्ट एक्शंस हैं उसकी वजह से आपके पास ये चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हो गया अबाउट टॉक्सिसिटी। अब है ना एक ये देखो एक टेबल है, इस टेबल में आपके पास डिफरेंट ड्रग्स दिए हुए हैं, एंड देन उन ड्रग्स का किन किन जो है रिसेप्टर्स के लिए कितनी कितनी एफिनिटी है उसके बारे में बताया हुआ है। ठीक है, अब अगर आप देखो तो ब्रोमोक्रिप्टीन जो है उसने सिर्फ और सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है। ब्रोमोक्रिप्टीन ने सिर्फ और सिर्फ डोपामिन रिसेप्टर्स पे एक्ट करना है। देन एर्गोनोविन, देखो एर्गोनोविन के हमने फंक्शंस पढ़े थे यूट्रस पे, तो हमें पता है कि यूट्राइन के स्मूथ मसल्स में भी होगा। एर्गोनोविन जो है वो सेरोटोनिन रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है। ठीक है, अल्फा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है। एर्गोनोविन ने देखो 3 रिसेप्टर्स पे एक्ट करी, एक पे नहीं कर रही, उसके लिए अफिनिटी नहीं है। नेगेटिव मीन्स रिलेटिव अफिनिटी 0 है। ठीक हो गया। लेकिन पार्शियल एगोनिस्ट का काम करती है एट डोपामिन रिसेप्टर्स, तो इनडायरेक्टली एर्गोनोविन सब के सब रिसेप्टर्स पे काम कर रही है। उसके बाद एर्गोटामिन ने जो मेजर इफेक्ट शो करना है वो देखो सिर्फ एक रिसेप्टर है, उसका यूट्राइन स्मूथ मसल। अल्फा रिसेप्टर्स पे हमने बात की थी कि हमारे पास प्रोटोटाइप तो एर्गोटामिन है, लेकिन वहाँ पे इसका पार्शियल एगोनिस्ट एक्शन है, वैसे अफिनिटी 0 है उस रिसेप्टर की एर्गोटामिन के लिए। डोपामिन रिसेप्टर्स पे बिल्कुल भी एक्ट नहीं करेगी। सेरोटोनिन पे पार्शियल एगोनिस्ट है और उसका रिलेटिव अफिनिटी भी है उस रिसेप्टर की एर्गोटामिन के लिए। लेथार्जिक एसिड का सबसे पहले हमें याद आ जाएगा कि जी ये डोपामिन पे काम कर रहा था। ठीक है, और सेरोटोनिन को भी ब्लॉक, देखो CNS में एक्टिव कर रहा है, बाकी पेरिफेरली जो एरिया होगा पेरिफेरल रिसेप्टर्स है उनके लिए अफिनिटी क्या है 0 है। CNS के जो रिसेप्टर्स है उनके लिए अफिनिटी क्या है, पॉजिटिव है। ये देखो कुछ हद तक यूट्राइन स्मूथ मसल को भी कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है।
ठीक है, डोपामिन को भी करवा रहा है, बट अल्फा रिसेप्टर्स पे लेथर्जिक एसिड की कोई एफिनिटी नहीं है। तो ये हो गया हमारा एर्गोट एल्कलॉइड्स। ठीक है, कुछ एक्सटेंड तक थोड़ा अनइंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट पढ़ना तो है ना।